नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। भारत के इतिहास से बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और ये जो क्वेश्चन है ये CGPSC हो या फिर UGC नेट JRF हो या फिर टीचर रिक्रूटमेंट हो, मतलब कि कोई भी ऐसा एग्जाम जहां से भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वहां के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहां मैंने लिया है, CU की किसकी रचना है। तो CU की ये कोई पुस्तक है, तो ये किसकी रचना है। तो देखो CU की, वैसे इसको कुछ अलग तरीके से लिखा जाता है लेकिन नॉर्मली हम लोग ऐसे ही लिखते हैं CU की। तो ये किसकी रचना है। तो यहाँ जितना भी नाम दिया हुआ है सारे चाइनीज हैं, फायान, वैनसोंग, इत्सिंग, मतवालिन। तो ये जो CU की है ये किसकी रचना है ये आप लोगों को बताना है। तो ये है वैनसोंग की रचना। वैनसोंग जो कि चीनी यात्री था, ये सभी चीनी यात्री थे। तो वैनसोंग जो कि हर्षवर्धन के समय में 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा पर आया था और इसने ना भारत में लगभग हर जगह की इसने यात्रा की थी। मतलब जो हर्षवर्धन जो कि उत्तर भारत में शासन करता था उसमें तो यात्रा की ही की, साथ ही साथ उस समय में दक्कन में पुलकेशिन द्वितीय का शासन था तो वहां भी ये यात्रा करता है। दक्कन में पूरा महाराष्ट्र हो गया, आपका कर्नाटक हो गया। उसके बाद सुदूर दक्षिण में पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम वो शासन कर रहा था, तो उसके राज्य में भी ये गया था। तो ध्यान रखेंगे, हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय, नरसिंह वर्मन प्रथम, इन सब के समय में ये जो वैनसोंग था भारत की यात्रा पर आया था और इसने अपना जो यात्रा वृत्तांत लिखा CU की के नाम से। ध्यान रखेंगे इसकी जो यात्रा वृत्तांत थी वो क्या नाम था, CU की। ये लगभग 629 में भारत आता है और 643 तक ये लगभग रहता है, 629 से 643 हर्षवर्धन के समय में। और नालंदा विश्वविद्यालय जो कि गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त द्वारा स्थापित माना जाता है, वहां पर भी ये कुछ समय अध्ययन अध्यापन का कार्य करता है वैनसोंग। देखो वैनसोंग जो है ना बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे, बौद्ध धर्म के विषय में बहुत सारी जानकारियां एकत्र करने के लिए आया हुआ था। जो ग्रंथ लिखे गए थे भारत में बौद्ध धर्म के संबंध में उनके अध्ययन के लिए ये यहाँ पर आया था। काफी सारे पुस्तक अपने साथ लेकर के भी ये जाता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय से अच्छी जगह इसके लिए और कोई नहीं थी। तो वहां पर इसने जो है बौद्ध धर्म और भारत के संदर्भ में और जो भी दूसरी चीजें हैं उन सबको जाना समझा। तो नालंदा विश्वविद्यालय में जब वैनसोंग आया तो वहां का कुलपति था शीलभद्र। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, शीलभद्र नामक विद्वान ये नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति हुआ करता था हर्षवर्धन के टाइम पर। और ये ना थल मार्ग से आया था और थल मार्ग से ही चला गया, मतलब कि जमीन के रास्ते से भारत आया था और जमीन के रास्ते से ही भारत से वापस चीन चला गया। इसको यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है। तो इतनी बातें वैनसोंग के संदर्भ में याद रखेंगे। बात करें फाहियान की। फाहियान इसकी जो रचना थी फोक्यो की, ये किसकी रचना थी, फाहियान की रचना थी। फाहियान ये कब आता है भारत, तो ये गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में भारत की यात्रा पर आया था। इसका जो समय है 399 से 414 ईस्वी माना जाता है, मतलब कि 399 से 414 के बीच ये आया था फाहियान। और भारत में इसने उत्तर पश्चिम से प्रवेश किया और समुद्री रास्ते से ये वापस गया। देखो जो फाहियान था वो जमीन के रास्ते से आया और समुद्र के रास्ते से श्रीलंका होता हुआ ये जो है चाइना वापस चला गया था। पश्चिम में एक बंदरगाह है ताम्रलिप्ति बंदरगाह, मतलब प्राचीन समय का फेमस बंदरगाह था। तो ये जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह है इसी बंदरगाह से इसने बंगाल की खाड़ी में यात्रा की, श्रीलंका गया और उसके बाद फिर समुद्र के रास्ते वापस चाइना चला गया। तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह से ये जहाज पर चढ़ा था। तो ये भी काफी बार पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। तो जो फाहियान था वो जमीन के रास्ते आया और पानी के रास्ते गया, और जो वैनसोंग है ये जमीन के रास्ते आया, जमीन के रास्ते ही वापस चला गया। पहले फाहियान आया उसके बाद वैनसोंग आया। तो ये दोनों के विषय में आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगम कालीन राजवंशों को उनके राज्य चिन्हों से सम्मिलित कीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। तो संगम काल में 3 राजवंशों का जिक्र मिलता है, चेर, चोल और
पांड्य। तो जो चेर जो राजवंश है, इनका जो प्रतीक था, इनका जो राज्य चिन्ह था या प्रतीक चिन्ह था, वो था धनुष। चेर मतलब जो धनुष से चीर देंगे, ऐसे आप लोग याद रख सकते हो, धनुष से चीर देंगे। जो चेर कैसे होंगे? धनुष से चीरने वाले। उसके बाद चोल, चोल जो है इनका जो प्रतीक था बाघ, बाघ इनका राज्य चिन्ह। पांड्य मछली, पांड्य आप पांड्य को ऐसे समझ सकते हो कि भाई पांड्य, पांड्य मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण मछली नहीं खाते हैं लेकिन ये खाते हैं, ऐसे आप समझ सकते हो। पांड्य मछली या मत्स्य, तो ये इनका जो है ये आंसर हो जाएगा आपका 2 3 1, ये आपका आंसर हो जाएगा 2 3 1, 2 3 1 ये आपका आंसर होगा। थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं इनके विषय में। तो देखो जो चेर थे ये लोग केरल वाला जो क्षेत्र है, मालाबार तट, उस तरफ ये लोग शासन करते थे। चोलों की अगर मैं बात करूं तो तमिलनाडु, उर्रयूर, उस तरफ उर्रयूर इनकी राजधानी थी। तमिलनाडु का क्षेत्र, जो कोरोमंडल जो क्षेत्र है ना, तमिलनाडु का जो समुद्र तटीय वाला जो भाग है, उस तरफ चोलों का अधिकार था। पांड्य ये लोग भी तमिलनाडु में ही थे, जो मदुरई है ना आज का, उस तरफ वाले क्षेत्र में पांड्यों का अधिकार था। और ये जो संगम कालीन राजवंश बोला गया है, संगम काल बोला जाता है ना, तो ये जो संगम काल है, दरअसल क्या था कि दक्षिण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था। संगम मतलब सभा या फिर हाँ सभा ही होगा, संगम मतलब क्या होगा? सभा। जैसे कि 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ, 2 जैन संगीति का आयोजन हुआ, वो भी क्या थे? सभा थे। तो ठीक उसी प्रकार से दक्षिण में 3 सभाओं का आयोजन किया गया। इन सभाओं को संगम बोला गया और इन तीनों संगमों के आयोजन करता थे पांड्य वंश के शासक। पांड्य राजवंश के संरक्षण में इन तीनों संगमों का आयोजन हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और ये 3 संगम कहां कहां हुए थे? तो जो पहला संगम है वो हुआ था मदुरई में। पहला संगम कहां हुआ था? मदुरई में। और इसकी अध्यक्षता की थी अगस्त्य ऋषि ने। किसने अध्यक्षता की थी? अगस्त्य ऋषि ने। दूसरा संगम आयोजित किया गया था कपाटपुरम में। कहां पर? कपाटपुरम में। और इसकी अध्यक्षता की थी तोलकाप्पियर ने। किसने? तोलकाप्पियर ने। तोलकाप्पियर ने एक ग्रंथ की रचना की जिसको हम तोलकाप्पियम के नाम से जानते हैं। तोलकाप्पियर जिसने द्वितीय संगम की अध्यक्षता की कपाटपुरम में, उसने तोलकाप्पियम नामक ग्रंथ की रचना की। और ये जो तोलकाप्पियम है तमिल व्याकरण है, तमिल भाषा में लिखा गया है, तमिल व्याकरण है, ये भी काफी बार पूछा गया है। उसके बाद तृतीय संगम ये फिर से मदुरई में आयोजित हुआ था। देखो पहला और तीसरा संगम कहां हुआ था? मदुरई में। और जो तृतीय संगम है इसकी अध्यक्षता की थी नक्कीरर ने। नक्कीरर, ध्यान रखिएगा। तो ये तमाम बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, अक्सर पूछा जाता है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 1 ये वाला आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करने वाले क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो मंदिर दिए हुए हैं, दूसरे तरफ उसके संस्थापक दिए हुए हैं। देखते हैं, पहला दिया है कांची का कैलाश मंदिर। कांची जिसको कि कांचीपुरम भी बोला जाता है। तो कांचीपुरम का जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण किसने किया था? पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। तो ये आपका यहां आ जाएगा, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद एलोरा का कैलाश मंदिर। देखो कैलाश मंदिर एलोरा में भी है, कांची में भी है। तो जो एलोरा का कैलाश मंदिर है इसका निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने। ये वाला क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो कृष्ण प्रथम। उसके बाद तीसरा दिया हुआ है सी तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। इसका निर्माण करवाया था चोल वंश के शासक राजा राज प्रथम ने। बृहदेश्वर मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये तंजौर में है। उसके बाद खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर। तो देखो खजुराहो मध्य प्रदेश में है, तो खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर इसका निर्माण करवाया गया था चंदेल वंश के शासक यशोवर्मन के द्वारा। तो क्या आपका आंसर हो जाएगा? 4 1 2 3, 4 1 2 3 ये आपका आंसर हो जाएगा। 4 1 2 3 कहां पर है? ये 4 1 2 3 ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से प्राचीन काल में जो भी मंदिरों का निर्माण किया गया था, जैसे कि दशावतार मंदिर गुप्तों के समय में बना था। इसके अलावा जो
अगर मैं बात करूं एलोरा, एलोरा के जो मंदिर हैं, जो गुफाएं हैं, वो कृष्ण प्रथम और राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाए गए हैं। वहीं अजंता की गुफाओं का अगर हम बात करें तो वो गुप्त शासकों द्वारा बनवाया गया है। इसके अलावा जो पल्लव वंश के शासक थे ना, उन्होंने रथ मंदिरों का निर्माण भी किया था महाबलीपुरम में। और नरसिंह वर्मन द्वितीय, इसने फिर ये जो आपका कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये सारा कुछ आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विदेशी आक्रमणकारियों का सही कालक्रम क्या है? तो विदेशी आक्रमणकारी तो दिया हुआ है मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी। तो देखो सबसे पहले कौन आया? तो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो कि कब आया था? ये 712 ईस्वी में इसने भारत पर अटैक किया था ना, 712 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया। दूसरे नंबर में महमूद गजनवी जो कि 11वीं शताब्दी के आरंभिक कुछ दशकों में लगातार इसने आक्रमण किया, बार बार इसने आक्रमण किया ना, तो ये महमूद गजनवी दूसरे नंबर में, लगभग 11वीं सदी, ये हम लोग ले लेते हैं 11वीं सदी। उसके बाद मोहम्मद गोरी ने ये जो है आपका 12वीं शताब्दी, जो मोहम्मद गोरी था इसने 12वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में भारत पर आक्रमण किया। देखो इनका आक्रमण मतलब कोई एक बार नहीं था, ये लगातार आक्रमण करते थे। इसने जो महमूद गजनवी था इसने तो 17 बार आक्रमण किए थे। उसके बाद जो मोहम्मद गोरी था इसने 1175 से लेकर के आगे काफ़ी बार इसने भारत पर आक्रमण किया था। तो देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा, अच्छा कूट मिला लेते हैं पहले ना। तो 2 3 1 ये आपका आंसर हो जाएगा। पहले 2 फिर 3 फिर 1, 2 3 1 ये आपका आंसर होगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनके विषय में। मोहम्मद बिन कासिम की अगर मैं बात करूं तो 712 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया और इस समय सिंध का शासक था दाहिर, राजा दाहिर। कई बार पूछा गया है मोहम्मद बिन कासिम के समय सिंध का शासक कौन था, तो राजा दाहिर था। तो राजा दाहिर से इसकी लड़ाई होती है और जो राजा दाहिर है ये कई सारी लड़ाइयाँ हुई थी, 2 काफ़ी फेमस है, ब्राह्मणवाद और राजौर का युद्ध। जो राजा दाहिर है वो मोहम्मद बिन कासिम से लड़ते हुए मारा जाता है और राजा दाहिर की जो पत्नी होती है वो कुछ समय तक युद्ध को जारी रखती है, लेकिन अंततः वो जौहर कर लेती है। तो पहला जो है जौहर के विषय में भी यहीं से जानकारी मिलता है मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है महमूद गजनवी जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? 17 बार। और इसका जो 16वां आक्रमण था जो कि 1025 ईस्वी में हुआ था, इसने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को लूटा था। ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है कि सोमनाथ के मंदिर को महमूद गजनवी ने लूटा था, वह उसका कौन सा आक्रमण था? तो 16वें नंबर का आक्रमण था जो कि 1025 में हुआ था। और इस समय गुजरात का शासक था भीम प्रथम, जिसको कि मूल राज प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। जो महमूद गजनवी था इसका जो अंतिम आक्रमण था 17वां आक्रमण, ये खोखरों के विरुद्ध था। इसके बाद तीसरे नंबर पर आपका मोहम्मद गोरी। तो देखो मोहम्मद गोरी ने भारत पर सबसे पहले 1775 में आक्रमण किया। कब? 1775 में। इसके बाद ये 1778 में गुजरात के शासक पर आक्रमण करता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, 1775 बोला क्या, माफी चाहूंगा। जो मोहम्मद गोरी था इसका जो पहला आक्रमण था 1175, पहला आक्रमण भारत पर। इसके बाद 1178 में ये जो है गुजरात के शासक भीम द्वितीय, जिसको कि मूल राज द्वितीय भी बोला जाता था, उस पर आक्रमण करता है। महमूद गजनवी के टाइम पर भीम प्रथम था और उसका दूसरा नाम मूल राज प्रथम। और ठीक यहां पर ये मोहम्मद गोरी के टाइम पर भीम द्वितीय और मूल राज द्वितीय, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जो मूल राज द्वितीय है अथवा भीम द्वितीय है, ये 1178 में मोहम्मद गोरी को हरा देता है, मतलब कि मोहम्मद गोरी के आक्रमण को विफल कर देता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है कि जो मोहम्मद गोरी था वो किससे हारा था। इसके बाद 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ये जो है मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से हरा देते हैं। लेकिन 1192 में मोहम्मद गोरी है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हरा देते हैं और उनके राज्य पर अपना अधिकार कर लेते हैं, दिल्ली अजमेर सब पर अधिकार कर लेते हैं। और फिर 1194 में
कन्नौज के राजा जयचंद, उसको भी हरा देते हैं। और इसके साथ ही कुछ वर्षों बाद जो मोहम्मद गोरी के जो गुलाम होते हैं ना, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया और भी बहुत सारे थे, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है 1206 में, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है भारत में स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लेता है, जिसको हम लोग गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। तो ये तमाम बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता जो कि एक यात्री था, जैसे कि फाहियान वेनसोंग वैसे ही, लेकिन जो फाहियान वेनसोंग थे ना, वो लोग तो बौद्ध धर्म के विषय में जानना चाहते थे, उसके लिए आए थे। लेकिन जो इब्न बतूता था ये मस्त मौला आदमी था, घूमने फिरने का बड़ा शौकिया था। लगभग 20 वर्ष की आयु से ही ये जो है घूमना फिरना शुरू कर देता है। तो इसने काफी जगहों की यात्रा की थी। भारत भी आया था, किसके समय में आया था ये पूछ रहा है ना। तो तुगलक वंश के दूसरे शासक मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इसने भारत की यात्रा की थी। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको पागल सुल्तान बोला जाता है ना, इसने अतरंगी तरह की योजनाएं लाई थी, जैसे कि राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सब के सब फ्लॉप हो गया था। इसीलिए इस बेचारे को जो है पागल सुल्तान तक बोल दिया जाता है। तो इसी के समय में ये जो इब्न बतूता है, इसने भारत की यात्रा की थी। कहाँ से आया था ये, मतलब कहाँ का था ये? तो ये उत्तरी अफ्रीका में एक स्थान है मोरक्को, वहां से आया था। ध्यान रखेंगे, इब्न बतूता मोरक्को नामक स्थान से आया था, जो कि उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। ये इसको ना दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। मतलब ये घूमने फिरने का तो शौक था ही था इब्न बतूता को, लेकिन बहुत विद्वान व्यक्ति भी था। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक है, ये इब्न बतूता से बड़ा प्रभावित होता है और इसको दिल्ली का काजी नियुक्त कर देता है, मतलब कि प्रधान न्यायाधीश नियुक्त कर देता है। और 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक इस इब्न बतूता को अपना दूत बना करके चीन भेजता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, चीन भेजता है। हालांकि इसकी जो यात्रा थी, भारत से चीन तक की यात्रा, बड़ी ही कष्टप्रद थी। इसने अपना यात्रा वर्णन लिखा रेहला नाम से, काफी बार पूछा गया है, लिख देता हूं मैं रेहला, इसका यात्रा वृतांत। ये सब चीज ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित कीजिए। तो जोड़ी मिलाने वाला क्वेश्चन आ गया फिर से। तो एक तरफ ना स्मारक दिया हुआ है, मतलब स्थापत्य, और दूसरा तरफ दिया हुआ है उसको बनाने वाले शासक का नाम। तो पहला दिया है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 का मतलब होता है 2.5, 2.5, 2 और आधा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा ये कहाँ पर निर्मित है? तो अजमेर में निर्मित है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो मस्जिद है, बेसिकली ये जो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है, ये मस्जिद है। तो ये जो मस्जिद है ना, मात्र 2.5 दिन में, मतलब 2.5 दिन या फिर 2.5 डेज में ये बन गया था। इसी कारण इसका 2.5 दिन का झोपड़ा नाम पड़ गया। अजमेर में है। किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देखो, जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार होती है ना द्वितीय तराइन के युद्ध में, उसके बाद पूरा अजमेर दिल्ली पर इनका अधिकार हो जाता है, मोहम्मद गोरी और उसके गुलामों का। तो अजमेर में काफी सारे निर्माण कार्य ये लोग शुरू कर देते हैं। वहीं पर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी बनवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद अतार किन का दरवाजा, अतार किन का दरवाजा, ये आपका जो क्या कहते हैं, जो जोधपुर है ना, जोधपुर के नागौर में है अतार किन का दरवाजा। इल्तुतमिश ने इसको बनवाया था। किसने? इल्तुतमिश ने। उसके बाद लाल महल, लाल महल कहाँ पर है? दिल्ली में है। इसको बनवाया था बलबन ने, गयासुद्दीन बलबन। उसके बाद अलाई दरवाजा, दिल्ली में है अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनवाया था। तो क्या होगा आपका आंसर? 4-3-1-2, 4-3-1-2 ये आपका आंसर होगा। 4-3-1-2 कहाँ गया भाई? ये 4-3-1-2 ये आपका आंसर होगा। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। बात करते हैं 2.5 दिन के झोपड़े की। तो जो 2.5 दिन का झोपड़ा है अजमेर में बना हुआ है। मैंने पीछे किसी वीडियो में बताया था कि ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये पहले एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था और इसका जो निर्माण है चौहान वंश के शासक विग्रहराज द्वारा करवाया गया था। इस संस्कृत विद्यालय का कुछ पुस्तकों में आपको सरस्वती मंदिर था ऐसा जिक्र मिलेगा, मतलब कि सरस्वती मंदिर भी रहा होगा, साथ ही साथ वहां पर संस्कृत का शिक्षा भी दिया जाता रहा होगा। तो सरस्वती मंदिर या फिर
संस्कृत विद्यालय था, किसने बनवाया था? चौहान वंश के शासक विग्रह राज ने। और इसी को तुड़वा करके उसी के भग्नावशेषों पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। देखो क्या था कि उस समय इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं था, ज़्यादा मजदूर भी नहीं थे, कारीगर भी नहीं थे, तो जो यहाँ पर पहले से मौजूद चीज़ें थी उन्हीं में थोड़ा सा फेर बदल करके ये लोग अपने उपयोग के लायक बना लेते थे। तो मस्जिद में भी यही चीज़ होता था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा पहले एक संस्कृत विद्यालय अथवा सरस्वती मंदिर था। अच्छा, मैंने एक चीज बताया था कि इस मस्जिद में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, आज भी इसकी दीवारों पर हरिकेली नाटक जो कि बीसल देव द्वारा लिखा गया है उसकी पंक्तियां आज भी देखी जा सकती है। हरिकेली नाटक के अलावा एक और नाटक है, एक और रचना है जिसको सोमदेव ने लिखा है। सोमदेव, ललित विग्रह राज इसकी रचना है। सोमदेव की रचना है ललित विग्रह राज, मतलब कि अपने राजा के ऊपर उन्होंने लिखा रहा होगा, क्योंकि जो चौहान वंश के जो राजा थे विग्रह राज, उन्होंने ही संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया था। तो उन्हीं के ऊपर कोई पुस्तक लिखी गई रही होगी सोमदेव के द्वारा, ललित विग्रह राज नामक। तो उसकी कुछ पंक्तियां भी आज इस 2.5 दिन के झोपड़े में देखी जा सकती है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। जो हरिकेली नाटक है वो पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। उसके बाद अतारकिन का दरवाजा, कहां पर है अतारकिन का दरवाजा? मैंने बताया जोधपुर के नागौर में, जोधपुर के नागौर में। और इसी से प्रेरित होकर के आगे चल करके जो अकबर था उसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अगला जो है लाल महल, लाल महल इसको बलबन ने इसको बनवाया था, लाल महल को। और इसी लाल महल में खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया। ध्यान रखेंगे, पूछा गया है काफी बार कि अलाउद्दीन खिलजी ने कहां अपना राज्याभिषेक करवाया, तो गयासुद्दीन बलबन द्वारा बनवाए गए लाल महल में। और ये जो अलाई दरवाजा है ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाई दरवाजा दिल्ली में है। देखो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। ये जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है ना, ये भी कुछ जैन मंदिर वहां बन रहे थे दिल्ली में, तो उसी के भग्नावशेषों पर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया गया दिल्ली में। तो जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने क्या किया, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के चारों तरफ प्रवेश द्वार बनवाए। वही प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा के नाम से जाने जाते हैं। तो ये तमाम बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तालीकोटा के युद्ध के संबंध में क्या सही नहीं है? तो तालीकोटा का युद्ध जो कि कब लड़ा गया था? 1565 में लड़ा गया था। तो इसके बारे में काफ़ी पूछा जाता है, तो देख लेते हैं तालीकोटा के युद्ध के विषय में। तो देखिए पहला बोल रहा है कि यह युद्ध 1565 में लड़ा गया था। जी हाँ, बिल्कुल सही है, 1565 में लड़ा गया था। इस समय मुगल बादशाह कौन था? अकबर था, लेकिन उसका इससे कोई भी लेना देना नहीं था। अकबर जो है इस समय तक दक्षिण में नहीं पहुंचा था। उसके बाद दूसरा पॉइंट बोल रहा है विजयनगर विरोधी महासंघ में अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर और बरार शामिल थे। तो देखो ये जो युद्ध है ना, तालीकोटा का युद्ध, एक तरफ था विजयनगर साम्राज्य और दूसरी तरफ बहमनी साम्राज्य से टूटकर बने राज्य थे। देखिए क्या था ना, जब से विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य अस्तित्व में आए तब से ये दोनों एक दूसरे से लड़ते आ रहे हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है 1336 में और बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है 1347 में। इस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो जब से इनकी स्थापना हुई तब से ये लोग जो है लड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि इनकी जो सीमाएं हैं वो एक दूसरे को स्पर्श करती थी। तो सीमा को लेकर के आपस में लोग लड़ते थे कि भाई ये वाला जो एरिया है मेरा है, तुमने उस पर कब्जा कर लिया, इस टाइप से। तो सीमा को लेकर के लोग लड़ा करते थे। और स्पेशली रायचूर का जो दोआब है वहां पर अधिकतर लड़ाइयाँ हुआ करती थी रायचूर के दोआब के लिए, क्योंकि जो रायचूर का जो दोआब था ना वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र थे और दोनों चाहते थे कि उपजाऊ वाले जो क्षेत्र हैं वो हमारे अधिकार में हो। तो पहले भी लड़ते थे जब बहमनी साम्राज्य नहीं टूटा था। बहमनी साम्राज्य जब टूट करके 5 भागों में बट गया तो वो 5 भागों में बटे राज्यों के साथ भी विजयनगर का विवाद चलता रहता था। और इस विवाद का जो अंतिम परिणाम था यही तालीकोटा का युद्ध था 1565 में। तो विजयनगर साम्राज्य के विरोध में एक महासंघ का गठन होता है जिसमें बहमनी साम्राज्य से टूटकर बने राज्य शामिल होते हैं। कौन कौन से राज्य उसमें शामिल थे? तो आपका अहमदनगर था, गोलकुंडा भी था, बीजापुर भी था, बरार भी था, बीदर भी था। लेकिन ये जो युद्ध लड़ा गया ना इसमें बरार शामिल नहीं था। हालांकि बरार का भी विजयनगर साम्राज्य के साथ जम नहीं रहा था, लेकिन उसकी कुछ ऐसी परिस्थितियां थी, वो थोड़ा सा जो अहमदनगर है वो अहमदनगर जो है ये बरार को
अपने अधीन करने में लगा हुआ था। तो अहमदनगर और बरार इन दोनों के बीच खटपट चल रही थी। तो जो बरार है वो इस विजयनगर विरोधी महासंघ से खुद को अलग कर लेता है। तो ये शामिल नहीं था, बीदर शामिल था। तो 4 राज्य शामिल थे, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर। ध्यान रखेंगे। बरार क्यों शामिल नहीं था? क्योंकि अहमदनगर के साथ उसके साथ जम नहीं रहा था। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा। कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहा है ना, तो यही आपका आंसर होगा ब। अगला देख लेते हैं। महासंघ का नेतृत्व अली आदिल शाह ने किया था। जी हाँ, अली आदिल शाह जो कि बीजापुर का सुल्तान था, तो इसी ने इस महासंघ का नेतृत्व किया था। भाई कोई ना कोई तो नेतृत्व करना है ना। अब ऐसा थोड़ी कि 4 राज्य शामिल हो रहे हैं तो चारों जो है नेतृत्व करेंगे, तो किसी एक को नेता तो बनाना पड़ेगा। तो अली आदिल शाह नेता था, बिल्कुल सही है। इस युद्ध के पश्चात विजयनगर के चौथे राजवंश आरवीडू वंश की स्थापना हुई। ये भी बिल्कुल सही है। विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों ने शासन किया था। पहला था संगम वंश, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है सालुव वंश, तीसरे नंबर में तुलुव वंश, चौथे नंबर में आरवीडू वंश। तो विजयनगर जो तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया 1565 में, इसके 5 वर्ष बाद ही आरवीडू वंश की स्थापना होती है। विजयनगर साम्राज्य का चौथा राजवंश। तो आपका जो ब है ये उत्तर होगा, गलत है वो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के नवरत्न में कौन एक शामिल नहीं था? तो अकबर के नवरत्न, देखो अकबर के दरबार में नवरत्न रहा करते थे, मतलब कि अकबर जो है ना विद्वानों का आश्रयदाता था, विद्वानों को अपने यहाँ शरण दिया करता था। तो बहुत सारे विद्वान थे, लेकिन उन विद्वानों में से 9 काफी फेमस थे, तो उनको नवरत्न की संज्ञा दी गई है। और ऐसा इतिहास में जानकारी मिलता है कि अशोक के समय में, जिस समय अशोक था, तो उसके दरबार में ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब ऐसा नवरत्न वाला सिस्टम अकबर के दरबार में नहीं था। लेकिन बाद के जो इतिहासकार हैं उन्होंने कुछ स्पेशल, जिनको अकबर काफी महत्व देता था, उन 9 को नवरत्न की संज्ञा दी है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं अकबर के नवरत्न। तो मानसिंह ये था, फैजी भी था, टोडरमल भी था। लेकिन ये जो भारमल है ना, जो कि राजा मानसिंह का पिता था और राजा भारमल का बेटा था, मतलब हाँ ये भारमल ना, हाँ तो ये नहीं था। देखते हैं अब अकबर, ये तीनों थे, मतलब मानसिंह, फैजी और टोडरमल। बाकी जो भारमल है जो कि मानसिंह का पोता था, मैंने पिता कहा क्या, देखो भारमल इसका बेटा था भगवान दास। भारमल का बेटा कौन था? भगवान दास। और भगवान दास का बेटा था मानसिंह, तो मानसिंह का दादा था भारमल। तो ये जो है इस में शामिल नहीं था। अकबर के नवरत्नों के विषय में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो पहला बीरबल, बीरबल जो कि अशोक को सबसे अशोक नहीं अकबर, तो जो बीरबल है अकबर का सबसे ज्यादा खास था। और बीरबल का जो असल नाम मिलता है महेश दास। क्या नाम था बीरबल का असली नाम? महेश दास। और अकबर जो है इससे काफी प्रभावित था, और अकबर ने बीरबल को कविराज और राजा की उपाधि दे रखी थी। राजा बीरबल बोलते हैं ना, राजा बीरबल, तो ये राजा वाजा नहीं था, अकबर ने इसको उपाधि दी थी कविराज और राजा की। इसको जो है नगरकोट, कांगड़ा, कालिंजर की जागीर अकबर द्वारा दी गई थी। नगरकोट, कांगड़ा और कालिंजर। 1886 में पश्चिमोत्तर भारत में यूसुफ जइयों का विद्रोह होता है। तो जो अकबर है ये भेजता है किसको? बीरबल को। और वहां पर 1586 में बीरबल यूसुफ जइयों के विद्रोह का दमन करते हुए मारा जाता है। कब? 1586 में। इसके बाद अगला नाम है अबुल फजल। अबुल फजल जो कि एक साहित्यकार था, अकबर का सलाहकार था, अकबर का निजी सचिव था, और इसने ही, अबुल फजल ने ही अकबरनामा, आईने अकबरी नामक ग्रंथों की रचना की थी। अबुल फजल की हत्या 1602 में अकबर के पुत्र जो जहांगीर था ना, सलीम, अकबर के पुत्र सलीम के कहने पर उसके मित्र बुंदेला सरदार द्वारा की गई। देखो क्या था कि जो अबुल फजल है वो दक्षिण गया हुआ था, तो अकबर ने उसको दक्षिण से आगरा बुलाया कि आगरा वापस आओ। लेकिन जो सलीम था उसने रास्ते में ही उसकी हत्या करवा दी अपने मित्र बुंदेला सरदार के द्वारा। उस पर तीसरा है टोडरमल। टोडरमल जो कि अकबर का वित्त विभाग या फिर कहें अकबर का दीवान था, प्रधानमंत्री भी इसको कहीं जगह लिख दिया जाता है। तो इसने जो अकबर की जो भू राजस्व व्यवस्था है ना, जिसको दहसाला पद्धति या फिर टोडरमल बंदोबस्त बोला जाता है, तो उसकी शुरुआत टोडरमल द्वारा ही की गई थी। और जो टोडरमल है ये अकबर के यहाँ सेवा करने से पहले, मतलब कि अकबर के यहाँ काम करने से पहले ये शेर शाह सूरी के यहाँ भी काम करता था। तो ये चीज आप लोग स्पेशल याद रखेंगे कि अकबर के दरबार में ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो कि पहले शेर शाह सूरी के यहाँ था, तो वो टोडरमल था, राजा टोडरमल। उसके बाद तानसेन जो कि एक संगीतकार था, ये
मूलतः ग्वालियर का था। तानसेन कहाँ का था? मूलतः ग्वालियर का था। तो अकबर के नवरत्नों में ये भी शामिल था। मानसिंह, ये जो है ना मानसिंह, तो जो मानसिंह है ये आमेर के राजा भारमल का पोता था और भगवान दास का बेटा था। तो ये एक महान सेनानायक था, मतलब योद्धा था, और साथ ही साथ विद्वान भी था, कविता वगैरह भी ये करता था। तो मानसिंह ये आमेर का राजा था, और जो मानसिंह है इसने ही अकबर की तरफ से 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप से युद्ध किया था। ये चीज भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना जो कि एक साहित्यकार था और बहुत ही अच्छा योद्धा था, ये अकबर के संरक्षक बैरम खां का बेटा था। ध्यान रखेंगे, बैरम खां का बेटा था, और इसकी जो माता थी, अब्दुल रहीम खान खाना की जो माता थी सलीमा बेगम, उससे अकबर ने विवाह कर लिया था। अगला है मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा जो कि एक अरबी था, अरब से आया हुआ था हुमायूं के समय में। ये भी मतलब हुमायूं के समय में हुमायूं का अच्छा मित्र था, तो इसी कारण अकबर इसका सम्मान करता था, और विद्वान व्यक्ति भी था मुल्ला दो प्याजा। कहा जाता है कि ये जो मुल्ला दो प्याजा है इसको भोजन के समय में 2 प्याज खाने की आदत थी, इसीलिए इसको मुल्ला दो प्याजा की उपाधि दी गई। इसके बाद अगला नाम है हकीम उकाम। हकीम उकाम ये अकबर का हेड कुक था, रसोइया, हकीम उकाम। इसके बाद फैजी। फैजी जो है अबुल फजल का भाई था। जो फैजी है अबुल फजल का भाई था, और ये एक फारसी कवि था। ध्यान रखेंगे, जो अबुल फजल था ना वो इतिहासकार था, साहित्यकार था, वो ध्यान रखेंगे। और जो फैजी था ये फारसी कवि था, अबुल फजल का भाई। तो ये टोटल नवरत्न। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो गुप्त वंश का शासक था, उसके दरबार में भी नवरत्न थे। महाकवि कालिदास जी उसी के दरबार में थे, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य में तुलु वंश के शासक कृष्णदेवराय अष्ट दिग्गज रहा करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में अष्ट प्रधान जो कि उनके क्या थे? प्रशासनिक अधिकारी। वहीं कृष्णदेव राय के दरबार के जो अष्ट दिग्गज थे वो तेलुगु के 8 श्रेष्ठ कवि थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल बादशाह ने शाहजहानाबाद को अपनी राजधानी बनाया? तो शाहजहानाबाद जो कि दिल्ली का एक नगर है, तो इसको किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी बनाई? तो देखो, अकबर ने आगरा को अपनी राजधानी बना रखी थी। फतेहपुर नगर जो फतेहपुर सीकरी है उसकी स्थापना की और उसको अपनी राजधानी बनाई। कुछ समय के लिए लाहौर में अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी और वापस आगरा अपनी राजधानी लेकर के आ जाता है। तो जहांगीर के समय में भी आगरा ही राजधानी थी। शाहजहां के शासन के प्रारंभिक काफी वर्षों तक आगरा ही राजधानी रही, लेकिन शाहजहां ने 1648 में अपनी नई राजधानी बनाई शाहजहानाबाद को। दिल्ली में उसने एक नए नगर की स्थापना की और उसी में उसने काफ़ी सारे मतलब निर्माण कार्य करवाया, लाल किला, दुनिया भर की चीज़ें। तो शाहजहानाबाद को 1648 में शाहजहां ने अपनी राजधानी बनाई। तो इनकी जो मुगलों की जो राजधानी है ना, एक तो थी आगरा, उसके बाद फतेहपुर सीकरी 1771 से 1700 माफी चाहूंगा मैं क्या बोल रहा हूँ, 1771 बीच में भी कहीं आया था ना 1700। तो देखिए, जो आगरा था वो शुरू से इनकी राजधानी थी। उसके बाद फतेहपुर सीकरी इनकी दूसरी राजधानी मुगलों की, जो कि 1571 से 1586 तक। उसके बाद 1586 से 1598 तक लाहौर मुगलों की राजधानी थी। फिर 1598 से 1648 तक आगरा मुगलों की राजधानी थी। फिर 1648 से शाहजहानाबाद इनकी राजधानी होती है आखिर अंत तक, जो बहादुर शाह जफर जो आखिरी मुगल बादशाह होगा उसके समय तक। तो ध्यान रखेंगे, शाहजहानाबाद को शाहजहां ने अपनी राजधानी बनाई थी। ये जो शाहजहानाबाद नगर है इसकी स्थापना शाहजहां ने की थी, जिसने ताजमहल भी बनवाया था ना शाहजहां ने, आगरा में ताजमहल। अगला क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, अकबर कालीन सूबों में शामिल नहीं था। तो देखो, अकबर के समय में ना लगभग 15 सूबे बताए जाते हैं। सबसे पहले उसने 1580 में अपने साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया। कब? 1580 में। इसके बाद उसने जिन प्रदेशों को जीता, कुछ को तो पुराने प्रांतों में मिला दिया और कुछ नए प्रांत बनाए। तो आखिर समय में 14 या 15
प्रांत थे। तो देखो, मालवा शामिल था, बंगाल भी शामिल था, खानदेश भी शामिल था, लेकिन गोलकुंडा जो है अकबर के समय सूबा नहीं था। जो गोलकुंडा है इसको अकबर ने नहीं जीता था, इसको तो औरंगजेब ने जीता था ना। जो अकबर था वो दक्षिण में प्रवेश तो करता है, लेकिन खानदेश, बरार और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को ही जीत पाने में सफलता प्राप्त करता है, अहमदनगर को भी पूरा नहीं जीत पाता है। अगर हम अकबर के सूबों की बात करें तो इलाहाबाद, आगरा, अजमेर, अवध, बंगाल, बिहार, अहमदाबाद, दिल्ली, मुल्तान, काबुल, लाहौर, मालवा, उसके बाद बरार, खानदेश, ये सब जो है इसके सूबे थे। यहाँ पर अहमदनगर का मतलब गुजरात से है, आपका सॉरी अहमदाबाद, अहमदाबाद से मतलब है गुजरात, और उसके लाहौर से मतलब है पंजाब, तो ऐसे आप लोग समझिएगा। मुल्तान से मतलब है आपका सिंध। तो ये सूबे जो है अकबर के समय में थे। तो आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो या फिर मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई उसमें आप लोगों को डाउट लग रहा है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।